Hello everybody. In this video, we'll be starting the second part of the marathon series of your CAB exam. Particularly, as you know, that we have started the marathon series for the ABM component of the CAB exam. In the previous video, we have solved 75 questions, and in this video also we will try to maintain the number, but if in case we are able to solve less number of questions, then we will cover up it in the next session. So let's get started. इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले क्वेश्चंस वो हैं मॉड्यूल बी के, ओके, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ ऑल. ओके, तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. विच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स स्ट्रेस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग in workers and creating the better conditions to enhance the productivity? Was it Charles Babbage or Robert Owen, Uday Parekh और टी.वी. राव? फाइन, तो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है आपकी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग की बेसिकली बात हो रही है. इन्वेस्टिंग इन व्हाट? इन दी वर्कर्स. तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये किसने दी थी? इट वाज रॉबर्ट ओवन. कुछ थ्योरीज है जो कि चार्ल्स बैबेज ने रॉबर्ट ओवन के साथ भी दी थी, बट स्पेसिफिकली अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करो इन वर्कर्स in order to create a better workplace and enhance the productivity, then it was Robert Owen. Robert Owen was a Welsh industrialist and a social reformer who is considered as one of the pioneers of the cooperative movement. He believed in creating a better work environment. Fine, बेटर वर्क एनवायरनमेंट की बात करी थी इन्होंने, और कुछ कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स जो हैं कॉटन मिल्स के अंदर वो ये लेके आए थे या इन्होंने सजेस्ट भी किए थे. फाइन, तो एचआरएम का जो पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर है ना, एचआरएम पर्सपेक्टिव, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके बारे में आपको बताऊँ थोड़ा, तो यहाँ पे जो थ्योरीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. केस स्टडीज़ उतनी नहीं आती हैं यहाँ से, बट अगेन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो केस स्टडी इजीली सॉल्व हो भी जाती हैं, इतना टफ भी नहीं आएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो. नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू पारेख एंड राउस डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑन एचआर functions, which of the following is not one of the grouped function under the 5 headings? ओके, जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है एचआर फंक्शन का बाय पारेख एंड राव, उसमें से कौन सा यहाँ पे नहीं है एक ग्रुप्ड फंक्शन? इज इट मैनेजरियल रोल, रोल ऑफ सिस्टम्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च, सपोर्टिव रोल और द एडमिन रोल? एडमिन रोल इज नॉट मेंशन्ड इन द पारेख राव मॉडल. फाइन, बाकी तो ये है मैनेजरियल रोल, सपोर्टिव रोल और रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च. ये देखो, ऑपरेटिंग रोल, मैनेजेरियल रोल, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट रिसर्च एंड सपोर्टिव रोल अलॉन्ग विद द रोल ऑफ चेंज एजेंट. चेंज एजेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की यहाँ पे बात करते हैं पारेख एंड राव. In the context of HR, that is human resource professionals roles in managing an organization's workforce, Parekh and Rao classify certain responsibilities into the स्पेसिफिक कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग एचआर फंक्शन इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यूज, आइडेंटिफाइंग द इश्यूज एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. फाइन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो. एंड इम्प्लीमेंटिंग द करेक्टिव मेजर्स. तो यहाँ पे कौन से रोल के अंदर आएगा ये कि करेक्टिव मेजर्स भी जिसमें हमने इम्प्लीमेंट करने? इट इज़ द प्रोसेस रोल. बेसिकली आप स्क्रैच से अपना एपेक्स तक लेके जा रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, दैट इज थ्रू दी प्रोसेस रोल. वेरियस रोल्स आर देयर. फाइन, रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी, देन वी हैव सपोर्टिव रोल एंड प्रोसेस रोल. तो डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? आपकी जो स्किल्स है, नॉलेज, एबिलिटी और वर्कफोर्स ऑफ द वर्कफोर्स, इसको एनहेंस करना है अकॉर्डिंग टू पारेख राव. सपोर्टिव रोल बेसिकली आपको थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं एम्प्लॉयज़ को टू हेल्प देम परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब. प्रोसेस रोल में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स. इट इज़ role of responsibility which includes establishing essential organizational culture and values, identifying the issues is very important here at the organizational level and implementing corrective measures. वही कि स्क्रैच से आपने एक चीज़ को समझा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और उसको एपेक्स तक, मतलब अल्टीमेटली उसको आपने क्या करा? करेक्टिव मेजर्स तक लेके गए और उसको सॉर्ट आउट किया है. फाइन. Next is Manan works at XYZ Bank and is experiencing some issues related to the
वर्क एनवायरनमेंट एंड द टीम डायनामिक्स और वर्क एनवायरनमेंट से थोड़ा सा इशू जो है वो आ रहे हैं मनन को. He is uncertain about whether he should approach the HR department or discuss the matter with his line manager first. पहले किसके पास जाए, वो थोड़ा सा डायलेमा में है. According to the strategic HR approach, SHRM जिसको हम बोलते हैं, what is recommended course of action for Manan to address the work related issue? कौन सा होगा यहाँ पे? क्या मनन को रिजॉल्व करना चाहिए इशू खुद से ही, इन्वॉल्व ना करे एचआर को, या फिर डायरेक्टली एचआर को कांटेक्ट करे, या फिर सबसे पहले लाइन मैनेजर के पास जाए, या फिर डायरेक्टली जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसको मेल लिख दे. ओके, तो क्या करना चाहिए मनन को अगर ये स्ट्रेटेजिक एचआर अप्रोच से हम जाएं? अगर नहीं भी जाते हम स्ट्रेटेजिक एचआर अप्रोच से, फिर भी ऑप्शन सी करेक्ट होएगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि आपने बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के मतलब फैला दी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले तो आपको जो इमीडिएट मैनेजर है उसे ही बताना है, उसके बाद ही आप एचआर के पास जाओगे, देन ओनली यू मूव टू सीनियर मैनेजमेंट. कुछ स्टेप्स होते हैं. अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू नो SHRM, तो उसके अंदर क्या होता है, द लाइन मैनेजर्स प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग एंड सपोर्टिंग देयर टीम मेंबर. जो आपके इमीडिएट हायर अप्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो आपका ऐसा रहना चाहिए कि आप कभी भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं. फाइन, तो इसलिए SHRM भी यही बोलता है कि डे टू डे ऑपरेशन जो है, टीम डायनामिक्स जो है, इस सबको लाइन मैनेजर्स को अच्छे से संभालना चाहिए. एंड अगर वो संभाल लेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ भी उनके पास ही जाएंगे डायरेक्टली. In the Indian government, they have passed several legislation related to employment and employee welfare. What you can say, which article of the Indian Constitution serves as the foundation ensuring the equal opportunity for employment? थोड़ा बमर क्वेश्चन है ये, फाइन, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए, बट अगेन आई वुड से कि हमें तो सारा कुछ पढ़ के जाना ही है. बीच बीच में जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है बुक का, वो भी करा गया है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ आर्टिकल 16, which defines or lays the foundation of equal opportunity for the employment. Fine. यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, तो वेरियस वेरियस आर्टिकल्स आर देयर, आपने सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो पता होना चाहिए. एंड आर्टिकल 16 सेज द सेम. अब वूका पे क्वेश्चन है, हर साल आता है, हमेशा ये पूछा जाता है VUCA जो कॉन्सेप्ट है उसमें V स्टैंड्स फॉर व्हाट, C स्टैंड्स फॉर व्हाट, U क्या होता है या A क्या होता है. यहाँ पे भी वही पूछा होगा घुमा फिरा के. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वूका कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द चैलेंजिंग एंड रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशंस फेस, व्हाट डज द लेटर U रिप्रेजेंट? तो इज इट यूनिटी, इज इट अनसर्टनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और यूनिकनेस? वूका एज अ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, आपने अगर पढ़ा है ये, तो ये अगर बुक से पढ़ा है आपने तो भी बढ़िया है, नहीं भी पढ़ा कहीं से लेक्चर देखा तो भी सही है. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टुडेज वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट वूका. फाइन, तो वॉलेटिलिटी होती है आज के टाइम में. फाइन, थोड़ा सा आप बोल सकते हो अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो देयर, एम्बिग्यूटी इज ऑल्सो देयर. ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो आपको सारे पता होना चाहिए, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी. इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द चैलेंजिंग एंड डायनामिक नेचर ऑफ द मॉडर्न बिजनेस. फाइन, आज के टाइम में जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करते हैं हम. SHRM का ही पार्ट है आपका का. Which of the following attributes is considered crucial for the HR professional to be successful in their role? अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि उसमें क्रूशल बताओ आपकी कौन से हैं, तो हमें हमेशा प्रायोरिटी में रखना है. हो सकता है ये जो 3 ऑप्शंस गिवन है ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हों HR प्रोफेशनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट हमें हमेशा ऑर्डर पे जाना है कि A से बड़ा B से बड़ा C जो रोल है वो होता है, तो हमें A को टिक करना है. अगर हमारा B लगता है हमें सबसे बड़ा है, फिर A फिर C, तो B को टिक करना है. तो यहाँ पे देखो गुड लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव की जगह मैं लिख देता कि गुड
ओरेटर या फिर गुड स्पीकर होने चाहिए वो। फाइन। तो अब आप कौन सी करते हैं इसमें ABCD में से, वो बताओ मुझे। गुड लीडरशिप एबिलिटीज़ को आप टिक करते, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को बोलते, या फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी को बात करते। बड़ा ही सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। लीडरशिप स्किल्स के लिए तो आपके टीम लीड वगैरह ही हैं। HR प्रोफेशनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी शुड बी देयर। इफ़ यू डिफर फ्रॉम वट एवर आई हैव सेड, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, देन वी विल हैव अ चैट। ओके। तो रोल ऑफ HR प्रोफेशनल्स में अलग अलग चीज़ें हैं, लीडरशिप स्किल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स है। फाइन। छोटी सी केस स्टडी देख लेते हैं। सौम्या, द न्यूली अपॉइंटेड HR मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर इट्स रिगरस वर्क एनवायरनमेंट, फेसेस अ चैलेंजिंग रोल। ओके, HR मैनेजर हैं सौम्या, अभी अभी नया नया ज्वाइन किया उन्होंने अपना प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। शी मस्ट नेविगेट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड द वेरियस वर्क ग्रुप्स। द कंपनी expects Soumya to possess a unique set of qualities that go beyond the ordinary. फाइन, कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं डेफिनेटली। एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज देयर ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से role of a particular employee. Which of the following attributes should Soumya, the HR manager, demonstrate to effectively meet the demands of her role in the organization? So she should be technical expert, or or she must possess the specialized knowledge. Ambiguity और flexibility होनी चाहिए, और impartiality होनी चाहिए, या फिर integrity होनी चाहिए उनमें। fearlessness should be their, sense of balance and justice होना चाहिए, या proactivity and your proactivity की बात हो रही, productivity की बात नहीं हो रही है, proactivity and innovation होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा ट्रेट है उनकी पर्सनैलिटी में विच विल इफेक्टिवली मीट द डिमांड ऑफ हर रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं वो सारे के सारे मीट करने, किस किस के बीच में, मैनेजमेंट, वर्कर्स और वेरियस वर्क ग्रुप, तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? मोरलेस जो थ्योरीज है ना, आप ये मान के चलो दे आर वेरी वेरी जनरल। अगर आपने नहीं भी पढ़ी, कोई स्किप भी होगी, तो ऐसे घबराना नहीं है। सिंपली आपने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करते, बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फाइन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है कि हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बना के रखने हैं, अच्छे से डेवलप होने चाहिए सारे के सारे लोग, फाइन, बीइंग अ HR मैनेजर आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको? टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आप हो, बहुत अच्छी बात है, आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो, अच्छी नॉलेज है आपके पास, यू आर प्रोएक्टिव, इनोवेशंस भी आप काफ़ी लेके आ रहे हो, वी कैन से कि बीइंग एन HR मैनेजर। फ्लेक्सिबिलिटी भी है आप में, बहुत अच्छा। बट हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? बैलेंस एंड जस्टिस। हमें बैलेंस करके रखना है सारा का सारा। इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, किसी को फील नहीं होना चाहिए ऐसे कि मैं तो मतलब पार्शियल बिहेवियर हो रहा है मेरे साथ। तो देन इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो आपने डिसीजन लिया है दैट शुड बी विद दी ऑनेस्ट अप्रोच। फियरलेसनेस होनी चाहिए आप में कि अगर डिसीजन लेना है आपको कोई, चाहे उसका इम्पैक्ट कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि वो बढ़िया डिसीजन है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन फियरलेसनेस इज द अटमोस्ट नेसेसिटी। सेंस ऑफ बैलेंस एंड जस्टिस शुड ऑलवेज बी देयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ने को आप पढ़ सकते हो कि हाँ यहाँ पे क्या होता है, बट मैं एडवाइस आपको ये करूँगा कि रोल ऑफ HR प्रोफेशनल्स जो हैं उसके अंदर आप खुद को रखो सिचुएशन में, और फिर चारों ऑप्शन पढ़ो, यू विल गेट टू द करेक्ट आंसर। HR professionals often have various responsibilities, one of which is managing the welfare services within the organization. Which of the following statements most accurately defines the scope of welfare service? Welfare service होती क्या है कि आपको अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ ग्रुप है उनको सबको बेसिकली जो भी उनके राइट्स हैं उनसे अवेयर करना, एंड उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे। तो वेलफेयर सर्विसेज प्राइमरीली फोकस ऑन रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, या फिर वेलफेयर सर्विसेज एक्सक्लूसिवली pertain to the labor relations and negotiations with the union, or your welfare services encompass the initiatives that aim to enhance the well-being and quality of life of employees, including all the benefits, the
health programs and recreational activities, or for that matter the welfare services involve the development of the organization policies and procedures. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वाई? बिकॉज यहाँ पे आपसे वेलफेयर सर्विसेज की जो बात है वही हो रही है, और ऑब्वियसली जो प्राइमरी फोकस है वेलफेयर सर्विस का वो क्या है, यू हैव टू कीप ऑन डिवेलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. जो मैंने बताया आपको कि कुछ राइट्स हैं हर एक एम्प्लॉय के, एंड उन राइट्स को अवेयर करवाना एम्प्लॉयज़ को, अलॉन्ग विद दैट आपको उन राइट्स को इम्प्लीमेंट भी करना है. फाइन. राइट्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? जैसे आपका बैंक है तो उसमें बैंक पॉलिसी में कुछ लिखा होगा, उसी को इम्प्लीमेंट करेगा ना पूरा का पूरा बैंक. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको बेसिकली ग्राउंड रूट पे अप्लाई करना. ठीक है. तो HR प्रोफेशनल्स के रोल में वेलफेयर सर्विसेज प्राइमरीली फोकस ऑन योर रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. Then welfare service exclusively pertain to labor relations and negotiation, and welfare service encompasses the initiatives that aim to enhance the well-being and quality of life of employees, including benefit health program and recreational activities. No, I think there is something. एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा. HR प्रोफेशनल्स ऑफन हैव वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन ऑफ विच इज मैनेजिंग द वेलफेयर सर्विसेज विद इन द विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस द स्कोप ऑफ वेलफेयर सर्विसेज. मोस्ट एक्यूरेटली. हाँ, राइट्स वाला तो यही होगा ना, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेनिफिट हेल्थ प्रोग्राम. ओके ओके, दीज आर द राइट्स ना. ठीक है, आई स्किप दिस टर्म, सी वाला माइंड में नहीं रहा. तो सी इज़ द राइट आंसर हेयर. डी इज़ नॉट मोस्ट एक्यूरेटली अगर हम बोलें तो. वेलफेयर सर्विस का जो कोर फंक्शन है या कोर जो यू कैन से एम है वो यही है कि जो राइट्स हैं उससे अवेयर करवाना अपने एम्प्लॉयज़ को और उन्हें इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे. तो राइट्स कौन से होंगे? जो भी बेनिफिट हैं, हेल्थ प्रोग्राम है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है. सेकेंड बेस्ट स्टेटमेंट आई वुड से कि ऑप्शन डी विल बी द सेकेंड बेस्ट. फाइन. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर. ओके, चलो मूव ऑन करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूटिलाइज्ड इन वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द HR डिपार्टमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कुड AI पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू विद इन द HR डोमेन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे, तो अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन. पिछला क्वेश्चन ऐसे ही हमारा गलत हो गया. AI इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूटिलाइज्ड इन वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग HR डिपार्टमेंट. विच आर द फॉलोइंग एरियाज कुड AI पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू विद इन दी HR डोमेन? ओके, AI का कंट्रीब्यूशन बताना है कि HR में कहाँ पे आ सकता है. इज इट इन प्लानिंग द corporate events, overseeing the office facilities, conducting diversity and inclusion training? Then is it about the automating the routine administrative tasks, improving the candidate sourcing and enhancing the employee training and development? Or it is the organizing team building activities, conducting the exit interviews and managing the payroll? Or for that matter it is the managing the interpersonal conflicts, conducting performance appraisals and creating HR policies? तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसके अंदर क्या आ रहा है कि आपको बेसिकली जो इवेंट्स आप प्लान करते हो, ऑफिस फैसिलिटीज़ को देखते हो कि क्या चल रहा है ऑफिस में, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, इंक्लूजन ट्रेनिंग जो आप करते हो, क्या वहाँ पे आ सकता है AI HR डोमेन के अंदर? या फिर जो रूटीन टास्क है एडमिनिस्ट्रेशन के वो करना, कैंडिडेट को सोर्स करना, इम्प्रूविंग द कैंडिडेट सोर्सिंग एंड एनहांसिंग द एम्प्लॉय ट्रेनिंग. फिर या फिर तो जो AI है दैट कैन ऑर्गेनाइज द टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करवा लो उनसे AI से और पेरोल मैनेज करवा लो. ठीक है. फिर है मैनेजिंग द इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड क्रिएटिंग HR पॉलिसीज. देखो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ह्यूमन टच चाहिए, थोड़ा इमोशंस चाहिए आपको. फाइन. तो ऑप्शन सी इज दी
राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ऑफिस फैसिलिटीज़ की भी बात करो तो नेगोशिएशन जो होएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, जो भी आप यू कैन से पार्टीज या इवेंट्स कर रहे हैं उसमें नेगोशिएशन विल बी रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स या फिर कैंडिडेट सोर्सिंग के अंदर या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर भी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट जहाँ पे हम कर सकते हैं, बट मोस्ट मोर सुटेबल वुड बी ऑप्शन सी ओनली। फाइन, that you should organize the team building activities and conduct the exit interview, manage the payroll। फाइन, तो हाँ यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी इट। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ओवन, a prominent figure in management history, believed that managers most valuable investment was in a specific area। कौन सा एरिया है वो? रॉ मटेरियल में करो इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में करो, वर्कर्स में करो, या मशीनरी में करो। रॉबर्ट ओवेन अगर आपको पता है तो वो ह्यूमनिस्टिक, यू कैन से ह्यूमनिस्टिक साइको फिलोसोफर या फिर साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप। ह्यूमनिस्टिक नेचर था उनका इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट वेरियस थ्योरीज। तो ह्यूमन टच या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस की ही बात होती थी जब भी उनके यू कैन से डिस्कशन आप पढ़ेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको उनका डिस्कशन जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, रॉबर्ट ओवन के जो थ्योरीज थी। फाइन, तो रॉबर्ट ओवन स्ट्रांगली बिलीव दैट इन्वेस्टिंग इन वर्कर्स वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अ मैनेजर कुड मेक। He emphasized on the importance of creating a better work environment for the employees and investing in their well-being। जो वेलफेयर सर्विसेज भी है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से आई है आपकी HRM पर्सपेक्टिव से। He implemented, Robert Owen implemented various reforms in his own textile mills, such as reducing the working hours, providing education for the children, and improving the housing working housing condition of the workers। नेक्स्ट है चार्ल्स बैबेज, obviously a prominent figure in the history of management, was an early proponent of the concept of division of labor। डिवीजन ऑफ लेबर जो है चार्ल्स बैबेज ने ही दिया था। डिवीजन ऑफ लेबर के बाद ही यू कैन से वूका का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोमिनेंट हुआ है। जब हम कंपेयर करते हैं ना पास्ट को और प्रेजेंट के साथ, तो पास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर की हम बात करते हैं, प्रेजेंट में वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वोका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? क्या है डिवीजन ऑफ लेबर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस among the workers, process of breaking down the large task into smaller specialized tasks and allocating them to the different individual, separation of workers based on their skills and abilities, या फिर allocation of tasks and responsibilities among different workers। तो कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर 10 एम्प्लॉयज आर देयर, 10 वर्कर्स आर देयर, तो आपको टास्क जो है वो डिवाइड करने, सपोजिंगली T1 T2 टिल Tn देयर आर n नंबर ऑफ टास्क। तो आपको कैसे डिवाइड करने हैं इसमें 10 वर्कर्स में? अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। फाइन, जो जिसमें माहिर है उसको वो वाला टास्क दे दो। फाइन, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी टास्क डिफाइन करो, मल्टीटास्किंग जो है उससे बचो, और स्पेशलाइज टास्क उनको दो जो कि डिजर्विंग हैं। Which of the following component is not included in the 3 parts of traditional job analysis? फाइन, अगर आपको पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज यू विल फील कि क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, कि मतलब समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसका जॉब आइडेंटिफिकेशन ही आंसर है। जॉब इवेल्युएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन किसका पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ योर सब सिस्टम्स। बट जॉब एनालिसिस जो है इट इज़ टेक्निक, बेसिक जॉब एनालिसिस के पार्ट हैं सारे वैसे भी। तो जॉब एनालिसिस होती क्या है? इट इज़ अ टेक्निक विच फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस कंप्राइजेस 3 पार्ट्स: डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन एंड इवेल्युएशन। जो जॉब आइडेंटिफिकेशन है ना, दिस इज नॉट द वन ऑफ द ट्रेडिशनल टॉपिक्स। Fine, it is not included, so job identification will be the right answer। job identification होती क्या है? It refers to the process of determining and documenting the existence of a specific job or role within the organization।
फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इनटू द करेक्ट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए कौन से स्टेप्स कब हमें इम्प्लीमेंट करने वो बताओ आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स करनी है, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स, फिर उसके बाद आपके पास एक स्टेप है। देखो ऐसे जब आपको अरेंज या रीअरेंज करना होता है ना, सबसे पहले आप लिखते जाओ उसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है बेसिकली कि आपको पहले नीड है कि नहीं किसी चीज़ की, फाइन, ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है ये लिखा हुआ है, कीवर्ड्स लिख लो बेसिकली। फिर कौन ट्रेन करेगा, हु विल बी द ट्रेनर, वो देखना है हमें। डिजाइनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम डिजाइन, फाइन, ऐसे आप बस लिख लोगे ना तो डायरेक्टली आप एंड में उसको सॉल्व भी कर जाओगे। जंबल वर्ड्स की तरह ही इसको लो, जो जंबल वर्ड्स नहीं करते थे वैसे ही आप बोल सकते हो, जंबल्ड प्रोसेस इज देयर। इवेलुएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फाइन, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करा, फिर प्रोग्राम का इवेलुएशन भी होएगा, कैसा था, हमें और कुछ चाहिए कि नहीं। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लान, डिज़ाइन हो गया, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, शेड्यूल, फाइन। तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना जॉब एनालिसिस के बारे में, देन ऑल्सो यू कैन आंसर इट यूजिंग द एलिमिनेशन प्रोसेस, या फिर अगर पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया है, फाइन। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें ज़रूरत है भी किसी चीज़ की कि नहीं, तो नीड सबसे पहले ही आएगा डेफिनेटली। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डिज़ाइन करोगे प्रोग्राम को, या फिर आप ये देखोगे कि कौन ट्रेनर है ना, who will train you, that is also a relevant point. Then the trainer will design the program and make the schedule, then your program evaluation तो लास्ट में ही आएगा, फाइन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फाइन। सबसे पहले हमने क्या करा, टीएनए करा, दैट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है कि नहीं, हमें उसकी एनालिसिस, ट्रेनिंग प्लान बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंडक्ट किया ट्रेनिंग्स को, वेरियस जो भी ट्रेनिंग थी, उसके बाद इवेल्युएट करना है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एंड वी विल सिलेक्ट द ट्रेनर, एंड इसके बाद क्या होएगा, वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग, ओके, फाइन। अगर तो ये दिया होता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपके पास एक केस स्टडी है जिसके अंदर जो ट्रेनर है ना बेसिकली ही और शी विल ओनली प्लान, तो यहाँ पे टू, ये जो ऑप्शन बी है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सही हो जाता, बट सिंस नथिंग इज गिवन तो जनरल केस में हम ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे। अब देखो, M&S कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस to improve its HR functions and gain a better understanding of the complexities and competencies required for your various roles within the organization. The HR department believes that a thorough job analysis will lay the groundwork for several HR functions. What is the primary reason why a job analysis, including the job description and job specification, is essential for the M&S corporations HR फंक्शन? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आपको जॉब एनालिसिस करनी चाहिए? तो अगर जनरल आइडिया भी है आपको तो भी अगर केस स्टडी आपको समझ आई नहीं आई उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आनी चाहिए आपको केस स्टडी समझ। ऐसा नहीं है कि आप सारी स्किप ही कर दोगे, जो भी केस स्टडी आ रही है हमें समझ में ज़रूर से आनी चाहिए वो, ठीक है। एक एक करके देखते हैं अब ऑप्शन क्या है। जॉब एनालिसिस हेल्प्स रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी लीडिंग टू द इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, फाइन। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जो है हमें इम्प्रूव करना है और रिड्यूस करनी है क्या, लेबर कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होएगा। या फिर इट इंश्योर्स दैट लीगल कंप्लायंस एंड ऑल्सो अवॉइड द लॉ सूट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। या फिर इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर योर HR फंक्शन, जो भी HR के फंक्शन होते हैं करियर प्लानिंग तक सारे के सारे उसको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जॉब एनालिसिस का प्रोसेस। और इट सिंप्लीफाइज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटिंग द कॉम्प्लेक्स जॉब रोल्स। तो व्हाट विल बी द आंसर हेयर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कि आपका जितने भी यहाँ पे फाउंडेशनल पैरामीटर्स हैं HR फंक्शन के वो टेक केयर करता है जॉब एनालिसिस, फाइन, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस का फंक्शन फॉर
द HR डिपार्टमेंट, है ना, HR की बात हो रही थी ना यहाँ पे, M&S कॉरपोरेशंस HR फंक्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर करियर पाथ प्लानिंग की हम बात करें तो वहाँ पे ये आएगा, एंड द job analysis provides a detailed understanding of the skills, knowledge, competencies and required for the each job within the organization. तो option C will be the right answer here.